हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। आज के सेशन में, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, मेनली किसके बारे में? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि ग्रंथियां होती क्या हैं। तो ग्रंथियां हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशाणुओं से बनी एक रचना है। ठीक है, और ये कई तरीके के काम को करती हैं। तो इनसे, ग्रंथियों से क्या निकलता है? ग्रंथियों से रासायनिक पदार्थ निकलता है। ये सारी ग्रंथियां किसको निकालती हैं? तो रासायनिक पदार्थ का स्रावण जो है ग्रंथियों के जरिए होता है, और फिर ये ग्रंथियां अपना अलग अलग काम करती है। तो इनके काम के तरीके से, इनकी बनावट के आधार पर इनको 3 तरीकों में बांटा गया है। यानी 3 तरीके की ग्रंथियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिखा है कि मिश्रित ग्रंथि, इसमें क्या होता है कि एक क्वालिटी बहिर्स्रावी ग्रंथि का और दूसरी क्वालिटी जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि का होता है। इस कारण इसे मैंने मिश्रित ग्रंथि का नाम दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो बहिर्स्रावी ग्रंथियां, इनमें क्या होता है? इन्हें नलिका युक्त ग्रंथियां भी कहते हैं। नलिका युक्त ग्रंथियां जो कि विशेष प्रकार की ग्रंथियों से नलिकाओं के जरिए निकलती हैं और अपना काम करती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो नलिका युक्त ग्रंथियां निकलती हैं वो क्या निकालती हैं? वो निकालती हैं एंजाइम्स। यानी वो किसका स्रावण करती हैं? तो वो एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। यानी कि नलिका युक्त ग्रंथियों से निकलने वाले रस को, यानी जो रासायनिक पदार्थ होता है, उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए कि अमाशय से, ध्यान दीजिएगा, जठर रस जो निकलता है वो किससे निकलता है? तो अमाशय से निकलता है। ठीक है, तो और ये क्या है? यह एक तरह का एंजाइम है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, लार जो कि हमारे मुंह में लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो लार से निकलता है। और यह कहाँ से निकलता है? यह हमारे मुंह से निकलता है और नलिकाओं के द्वारा निकलता है। इसलिए यह क्या है? यह एक बहिर्स्रावी ग्रंथि की श्रेणी में आता है। अब आगे बढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो देखिए, जो ग्रंथियां जो रस अपने स्थान से निकलकर सीधे कहाँ मिल जाती हैं? सीधे हमारे रक्त में मिल जाती हैं। तो वो क्या है? वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, ग्रंथियों से निकला हुआ रस सीधे कहाँ मिल जाता है? सीधे रक्त में मिल जाता है और अपना काम करता है। जिस तरीके से बहिर्स्रावी ग्रंथियां भोजन के पाचन और अवशोषण में सहायता करती हैं, उसी तरीके से अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ध्यान से समझिएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथियां पाचन और अवशोषण में मदद करती हैं, और जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां किस में मदद करती हैं? तो वह हमारे व्यवहार में मदद करती है, क्योंकि इनसे निकला हुआ रासायनिक पदार्थ सीधे कहाँ मिल जाता है? सीधे रक्त में मिल जाता है और अपना काम करता है। इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होम साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर आप लोगों को रोज मिलते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें नलिकाएं नहीं होती, इसलिए ये नलिका विहीन कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, इनमें से जो रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, यानी जो रासायनिक पदार्थ इन नलिकाओं से निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हार्मोन्स। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? तो एंजाइम्स कहते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। यही आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये मिश्रित ग्रंथि क्या है? ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन पिक करने में आप लोगों को बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखिए, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है कि इसमें नलिकाएं तो होती हैं, यानी कि एक क्वालिटी इस ग्रंथि का, यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि का, और एक क्वालिटी अंतःस्रावी ग्रंथियां का होता है। जैसे कि नलिकाएं हैं, नलिका युक्त है, तो हम लोग जानते हैं कि नलिका युक्त जो ग्रंथियां होती है वो किसका स्रावण करती हैं? तो एंजाइम का स्रावण करती है। जबकि यहाँ पर क्या है कि ये हैं तो नलिका युक्त, लेकिन वो किसका स्रावण कर रही हैं? तो वह हार्मोन का स्रावण कर रही हैं। कहने का मतलब यह है कि एक क्वालिटी इसका और एक क्वालिटी इसका, इस कारण जो है वह यह क्या है? यह है एक मिश्रित ग्रंथि है। अब इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें आती है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से निकल के आते हैं कि कौन सा रस कौन सी ग्रंथि से निकलता है। तो देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अग्नाशय क्या है? यह मिश्रित ग्रंथि है। कैसे? एक तो इसमें नलिकाएं हैं, दूसरा ये किसका स्रावण करती हैं? तो हार्मोन का स्रावण करती है। कौन से हार्मोन का? तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? और बाकी चीजें मैं अभी आप लोगों को एक एक करके समझाऊंगी। पहले
सबसे पहले तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ होती क्या है। अगर इन सबका डेफिनेशन पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तभी तो चीज़ें जो है आसानी से हम लोग क्वेश्चन को पिक कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इन ग्रंथियों के बारे में, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियों को आज हम लोग देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो सबसे पहले देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियां दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक तो नलिका विहीन, ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियां जिनके बारे में अभी मैंने बताया, और एक नलिका युक्त, जो कि अभी मैंने बताया ना मिश्रित ग्रंथि। तो इसमें यहाँ पर दे दिया है बुक में, मिश्रित ग्रंथि को ही नलिका युक्त ग्रंथियां दिया है, जो कि किसका स्रावण करती है? जो कि हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दिखा दिया है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि कौन सी ग्रंथियाँ कौन से रस का स्रावण करती है, या किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स जो है वह निकल के आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, नलिका विहीन ग्रंथियाँ यानी कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पर पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और एड्रिनल। मेन कौन सा है? तो मेन है पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनल। क्वेश्चन इन्हीं चारों से निकल के जो है वह आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि को पोषकाय ग्रंथि भी कहते हैं, यानी कि पोषण प्रदान करने वाली ग्रंथि कौन सी है? कौन सी ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पोषण प्रदान करती है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि भी इसी को कहते हैं। यह मस्तिष्क के निचले भाग में पीछे की ओर स्थित होती है। यहाँ पर पिक में देखिए, ये दिखाई दे रहा है पीयूष ग्रंथि, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल दिया है, लेकिन हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे कि इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स के नाम ही बस ज़रूरी होते हैं, बाकी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब देखिए इसमें से निकलने वाला हार्मोन्स, देखिए सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, इसको STH, ध्यान दीजिएगा, STH भी कहते हैं, यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स STH किससे स्रावित होता है? तो वह होता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, काम याद रखिएगा कि किसे वृद्धि हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो STH। और STH किससे निकलता है? तो STH निकलता है पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हार्मोन्स उत्सर्जित करने वाली ग्रंथि भी कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि ही है। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का स्रावण जो है वह पीयूष ग्रंथि करती है। सबसे ज़्यादा कहने का मतलब है कि कई तरीके के हार्मोन्स जो है वो पीयूष ग्रंथि से निकल के आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नाम याद रखिएगा, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, फॉलिकल हार्मोन्स, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। देखिए लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, इसमें क्या होता है? यह हार्मोन्स मादा के स्तन ग्रंथियों के पूर्ण विकास में योगदान देता है और दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करके अधिक मात्रा में दुग्ध स्रावित करता है। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स जो है मादा स्तन ग्रंथियों में निकलता है। कीटोजेनिक हार्मोन्स, तो यह हार्मोन्स पाचन क्रिया के अंतर्गत वसा का, ध्यान दीजिएगा, वसा का भली भांति विखंडन होता है, जिससे व्यक्ति मोटा नहीं होता है। ठीक है, और डायबिटोजेनिक हार्मोन्स यह भी कहाँ से निकलता है? तो यह भी मास्टर ग्रंथि से ही निकलता है। नाम ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही है कि पश्च पिंड में बनने वाले हार्मोन्स को पिट्यूटेरिन हार्मोन्स, यानी कि पिट्यूटेरिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो यह भी निकलता है मास्टर ग्रंथि से, यानी पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटेरिन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 मुख्य काम है। कौन कौन से? तो रक्त के दबाव को नियंत्रित रखना, मूत्र में जल की मात्रा का नियमन करना, और स्त्री के गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन तथा उसके नियमन कार्यों पर नियंत्रण रखना किसका काम है? तो वह है पीयूष ग्रंथि का काम। और कौन से हार्मोन्स का काम है? तो पिट्यूटेरिन हार्मोन्स इन सब के कामों को करता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि, यह ग्रंथि सबसे पहले तो जानिए इसकी स्थिति कहाँ है। तो यह ग्रंथि गले में रहती है। यह ग्रंथि गले में वायु नली के सामने स्वर यंत्र के ठीक नीचे स्थित होती है। इस ग्रंथि में 2 पिंड होते हैं जो संयोजन ऊतकों द्वारा जुड़े रहते हैं। इस ग्रंथि से बने हार्मोन थायरॉक्सिन कहलाता है। तो ध्यान से समझिएगा कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड ग्रंथि की स्थिति कहाँ है? तो यह स्थित होता है हमारे गले में। अब देखिए इसमें आयोडीन की मात्रा अत्यधिक होती है। आयोडीन की मात्रा कौन से ग्रंथि में अत्यधिक होती है? तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखते हैं, यह हार्मोन शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि को क्या करता है, नियमित करता है। यदि शरीर में थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। बालक नाटक व बुद्धि उसकी कम रह जाती है, किंतु शरीर का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। शरीर की पेशियां कमजोर होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, सिर में पीड़ा होने लगती है, बालक सुस्त व स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है। यहाँ तो कुछ इतना दिख नहीं रहा है, आगे देखते हैं। कभी कभी यह ग्रंथि स्वयं बढ़ जाती है जिससे गला फूलकर आगे की ओर निकल जाता है। तो ध्यान दीजिए, कभी कभी यह गले में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि किसी का गला जो है अलग से फूला हुआ दिखाई देता है, तो ये क्या होता है, ये तो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूलकर आगे की ओर निकल जाती है। इसका ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में हमारे, तो ऐसा इसलिए हो जाता है। तो इस रोग को क्या कहते हैं, गाइटर यानी कि घेंगा रोग, इसी की कमी से होने वाला रोग है। तो घेंगा रोग कौन सी ग्रंथि में जो हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, थायराइड ग्रंथि में जो है वो घेंगा रोग हो जाता है। और किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं पैराथायराइड ग्रंथि को। यह थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ भाग पर गोल पिंडों के रूप में स्थित होता है। इसका रंग पीला, आकार में मटर के दाने जैसा होता है। ठीक है, इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को पैराथार्मोन कहते हैं। हार्मोन के नाम याद रखिएगा कि कौन सा हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो पैराथार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पैराथायराइड ग्रंथि से। अब इसकी स्थिति आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिए, इसकी स्थिति इस तरीके से आप लोग समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये गर्दन है हमारी, ठीक है, तो ये गर्दन में स्वर यंत्र है, तो इसके आगे में जो भाग है ये तो थायराइड ग्रंथि हो गई, ठीक है, लेकिन जो इसके पीछे का भाग जैसे इस तरीके से है, ठीक है, स्वर यंत्र को घेरे हुए है, तो आगे वाला भाग जो है हमारा क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है थायराइड ग्रंथि। और ये जो पीछे वाला भाग है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, स्थिति समझ में आ गई कि आगे वाले भाग को हम लोग कहेंगे थायराइड ग्रंथि, जो कि कौन सा हार्मोन्स का स्रावण करती है, तो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। और ये पीछे वाले भाग को हम लोग कहेंगे पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ से चीजें समझ में आ गई कि इसकी स्थिति कहाँ पर हो सकती है। अब आगे देखते हैं, तो इससे निकलने वाले हार्मोन्स को क्या कहते हैं, पैराथार्मोन जो है इससे निकलने वाला हार्मोन कहते हैं। अब इसका काम देखिए, यह रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस का नियमन करता है तथा इसके प्रभाव से पेशियों में परस्पर सामंजस्य बना रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेशियों में सामंजस्य किस हार्मोन के कारण बनता है, तो पैराथार्मोन के कारण बनता है। ठीक है, यह अस्थियों व दांतों के विकास में बहुत सहायता करता है। ध्यान, जाहिर सी बात है, अगर कैल्शियम और फास्फोरस है तो हड्डियों और दांतों के ही विकास को यह सहायता देता है। इसकी कमी से रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाने से अस्थियों तथा दांत में कमजोरी आ जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, यानी अस्थियों और दांतों की वृद्धि जो है वह रुक जाती है, उनकी क्रियाएं मंद या समाप्त हो जाती है और प्राणी की मृत्यु तक हो जाती है। इस अवस्था को ध्यान दीजिएगा, रोग की इस अवस्था को टिटैनी रोग कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। चलिए फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम लोग एड्रिनल ग्रंथि को। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथियां दोनों वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। ठीक है, कैसे, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा, ड्राइंग पे मत जाइएगा। ये देखिए, ये है वृक्क हमारी, ठीक है, ये इस तरीके की वृक्क हमारी, दोनों वृक्क दोनों साइड पे रहती है, ठीक है, गुर्दे। अब देखिए इनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों वृक्क के ऊपर जो है वो एड्रिनल ग्रंथि होती है और अपना काम करती है। स्थिति समझ में आ गई, तो ये वृक्क है हमारा, अब वृक्क के ऊपर ही क्या होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। अब देखिए इसका काम देख लीजिए, ये ग्रंथियां दोनों वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाएं भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग को मेड्यूला कहते हैं, यानी इसके दो भाग होते हैं, एक भाग को यानी बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं। तो कॉर्टेक्स भाग से निर्मित हार्मोन में 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से, कॉर्टिसोन, जो कि ध्यान दीजिएगा, काम याद रखिएगा, कॉर्टिजोन जो कि रक्त में लवण की मात्रा को नियंत्रण करते हैं, रक्त की घनत्व का नियमन करते हैं और लैंगिक परिपक्वता तथा शरीर में रोगों की रक्षा की क्षमता भी उत्पन्न करते हैं। कौन सा हार्मोन, तो कॉर्टिसोन हार्मोन। अब देखिए सेक्स स्टेरॉइड्स कौन से, जो जनन अंग तथा लैंगिक लवणों को प्रभावित करता है। कार्टिकोस्टेरोन जो कि कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में सहायता करता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ये तो निकलने वाले रस कौन कौन से हो गए, तो एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से निकलने वाले ये तीन जो है हार्मोन्स हो गए। अब देखिए
इसके मेड्यूला वाले भाग से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो यहाँ से देखिए 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो एड्रीनेलिन यानी रक्त प्रवाह की गति व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप लोगों को कॉमन दिख रही होंगी कि रक्त और हृदय से संबंधित जितने भी पॉइंट है वो कौन सी ग्रंथि कंट्रोल करती है? तो वो कंट्रोल करती है एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, अगर आप बहुत डीपली नहीं पढ़ सकते फिर भी आप इतना तो याद रखिएगा कि रक्त और हृदय से संबंधित कंट्रोल किसके अंदर होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के अंदर होता है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है तथा यकृत की पेशियों में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कौन से हार्मोन परिवर्तित करते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि का हार्मोन जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, इंसुलिन नामक हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। अब यहीं पे आप लोग देख लीजिए कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कौन परिवर्तित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, कौन सा हार्मोन? एड्रीनेलिन ग्रंथि हार्मोन जो है वह ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, नॉर एड्रीनेलिन जो कि स्नायु संस्थान को नियंत्रित करता है। क्रोध, ध्यान दीजिएगा, क्रोध, भय आदि पर नियंत्रण रखना किसका काम है? तो एड्रिनल ग्रंथि का काम है। आकस्मिक कठिनाइयों को समय पर सतर्कता, जिसे कि फाइट एंड फ्लाइट, ध्यान से समझिएगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स कौन स्रावित करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी कहते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं मिश्रित ग्रंथि, जो कि नलिका युक्त ग्रंथियां हैं। एक क्वालिटी तो बहिर्स्रावी ग्रंथि की और एक क्वालिटी जो है वो अंतरस्रावी ग्रंथि की। तो अग्नाशय मैंने पहले ही बताया था कि अग्नाशय, ध्यान दीजिए, केवल नाम ही याद रखिएगा और उससे निकलने वाले हार्मोन्स को। तो अग्नाशय जो है यानी पैनक्रियास कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, अग्नाशय को क्लोम ग्रंथि भी कहते हैं। वैसे तो अग्नाशय से क्लोम रस बनता है, किंतु अग्नाशय में एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स निर्मित करता है जिसे इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, इंसुलिन किसे कहते हैं? तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहेंस ही इंसुलिन कहलाता है। यह हार्मोन भोजन द्वारा शरीर में पहुंचे हुए शक्कर का ऑक्सीकरण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करता है। शरीर में इंसुलिन की कम मात्रा में स्रावित होने से शक्कर जो है यानी शुगर जो है शरीर में सोखे जाने की अपेक्षा मूत्र से बाहर निकलने लगता है। कहने का मतलब यह है कि इंसुलिन की मात्रा कम हो जाने पे तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं होता है, जिससे कि शुगर की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ने लगती है और जो कि मूत्र की सहायता से हमारे जो निकलने लगती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है? तो यही स्थिति शुगर यानी कि डायबिटीज की स्थिति कहलाती है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी भोजन नली की म्यूकोसा। ठीक है, भोजन नली की म्यूकोसा भी क्या है? यह भी एक तरह से मिश्रित ग्रंथि ही कहलाती है, जो कि कौन सा हार्मोन्स का स्राव करती है? तो गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स जो है वह बनाती है। ठीक है, नाम याद रखिएगा कि गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो भोजन नली की म्यूकोसा से गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स निकलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ ये भी क्या है? मिश्रित है। स्त्री या पुरुष दोनों में जनन ग्रंथियाँ अलग अलग होती हैं तथा भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स को उत्पन्न करती हैं। कौन कौन से? तो देखिए, पुरुष से कौन सी ग्रंथि निकलती है? तो वृषण या शुक्राशय यानी टेस्टिस पुरुष की जनन ग्रंथि वृषण कहलाती है, जिसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। कौन कौन से? एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टीटी से याद रखने के स्टोरिन करके याद रखिएगा कि ये दोनों हार्मोन्स किसमें बनते हैं? तो पुरुषों के हार्मोन्स है ये। और स्त्रियों से निकलने वाले हार्मोन्स 3 तरह के होते हैं। पुरुषों में 2 तरीके के हार्मोन्स का स्रावण होता है, जबकि स्त्रियों में 3 तरीके के हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, एस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन्स किससे निकलते हैं? तो स्त्रियों की ये हार्मोन्स है, जबकि एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन ये किसके हैं? ये पुरुषों के हार्मोन्स हैं। बेसिकली यही तो क्वेश्चन निकल के आते हैं कि कौन से हार्मोन्स कौन से ग्रंथियों से निकलते हैं। ठीक है, आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने होम साइंस के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।